दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से मैं नलिनी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक भारत के वरिष्ठ नागरिक जिनका मूल निवास पाकिस्तान में रहा, श्री विश्वामित्र जुल्का जी से वार्तालाप करेंगे। उनका अनुभव जानेंगे कि किस तरह से विभाजन विभीषिका को पार करके भारत पहुँचे और यहाँ पर उनके जीवन पर उस विभाजन का क्या प्रभाव रहा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। श्री विश्वामित्र जुल्का जी का मूल निवास पाकिस्तान में खनावली गांव में था, जो तहसील पसरू और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट वेस्ट पाकिस्तान में रहा। अब हम आइए जानते हैं। श्री जुल्का जी से वार्तालाप करने से पहले एक बार मैं उनके उम्र का परिचय देना चाहूँगी। श्री जुल्का जी 4 मार्च 1939 को पैदा हुए और बचपन बालावस्था में ही अपने माता पिता के साथ भारत आना हुआ। तो उनकी जो यादें हैं वो सीमित हो सकती हैं, पर अनुभव बहुत होंगे जो हम जानना चाहेंगे। श्री जुल्का जी, आप अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को बताइए। जब हमारे देश का विभाजन घोषित किया गया तो उस वक्त आप कहाँ स्थित थे, किस परिस्थिति में आपके घर वाले थे और आप लोग कहाँ रहा करते थे, और इस विभाजन के उद्घोषणा के बाद आपके परिवार ने आपको अगर कुछ हल्की सी भी स्मृति हो तो किस तरह से लिया? हाँ जी, ऐसा है कि जब ये विभाजन का ये पता लगा और विभाजन शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे सारे जो आसपास थे एरिया, वहाँ पर मारकाट किस्म की वो चल रही थी। तो मतलब कोई शांति बिल्कुल नहीं थी। तो इतना मतलब वहाँ हालात ख़राब थे कि रात को हम अपने घरों में नहीं सोते थे, बल्कि अपने अपने घरों की छतों के ऊपर ही रात बिताया करते थे। क्यों कि उस वक्त ये जो उसको पाकिस्तान में हम उसको जत्था बोलते थे, तो मुसलमानों के बहुत सारे जत्थे के जत्थे वो एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। गांव में आग लगा देते थे, लूटपाट करते थे, और जो कुछ मतलब कोई यंग जो जवान औरतों के साथ या उनके साथ वो जो बदतमीजी करते थे या साथ ले जाते थे। तो इसलिए हम रात को भी अपने अपने ये मौसम करीबन यही था जो आजकल बरसात चल रही है, तो रात को इस बरसात में, और जो आपको बताने की शायद आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि गांव में मकान जो है वो बिल्कुल गारे के कच्चे ही होते थे, तो हम सारी रात करीबन ऊपर छत पर बिताया करते थे। तो वो फटे हम नीचे आ जाया करते थे। तो वहाँ एक दो ऐसे ही मतलब वारदात हुई, इस वजह से सारे लोग डरे हुए थे। तो उस वक्त फिर हमें बताया गया कि भाई आपको लेने के लिए ना कुछ लोग वो मिलिट्री के लोग आएंगे। तो एक दिन करीबन 3-4 मिलिट्री के लोग हमें आए और उन्होंने कहा भाई तुम्हें हिंदुस्तान चलना है और तुम यहाँ छोड़ दो। हमने अपने अपने घरों को हमारे पिताजी या हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपना घर में जो थोड़ा बहुत पैसा या कोई वो था सोना चांदी था वो लिया, और घरों की चाबियाँ जो थी वो उन लोगों को जो घर के बाहर खड़े थे, जो वहाँ के जो मुसलमान लोग थे, उनको दी और आ गए। हमें सियालकोट कैंप में ले आए। सियालकोट कैंप क्या था, वो ऐसे था कि जैसे पशुओं को इकट्ठा करने के लिए चारों तरफ से तार से इकट्ठा कर देते हैं, इस तरह से हम, ना कोई छत थी ना कोई दीवार थी, लेकिन चारों तरफ दीवारें थी। खाने पीने के लिए भी कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं था, इसलिए वो कुछ दिन हमें वहाँ रखा और उसके बाद हमें वो वहाँ से वो नारोवाल है एक मतलब स्टेशन था, उन्होंने बोला कि हम आपको हिंदुस्तान ले जाने के लिए आपको वो अपना ले जाएंगे, तो आपको ट्रेन पर जाना होगा। तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद हमने लास्ट टाइम अपने पिताजी को देखा, और बाकी तो आपने और देखा होगा कि इतने लोग तो गाड़ी के अंदर नहीं हुआ करते थे जितने गाड़ी के ऊपर हुआ करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा ऐसे लगता था कि गाड़ी जो है वो नज़र ही नहीं आती थी, इतने लोग ऊपर नीचे हुआ करते थे छत के ऊपर सामान के साथ सब तरह से। तो वो गाड़ी हमारी वहाँ से नारोवाल से वो चली, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में ऐसे लगता था
कि उनकी आपस में कोई मतलब कोई वो है सलाह कर रखी है कि गाड़ी एक तो बहुत आहिस्ता चलती थी और दूसरी लगातार विसल कर रही थी। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान आने से पहले, हिंदुस्तान का मतलब ये है कि दरिया रावी से भी तकरीबन 2-4 किलोमीटर पहले वो ड्राइवर ने गाड़ी आगे ले जाने से मना कर दिया और उसने बोला कि आगे जो ट्रैक है वो ठीक नहीं है और आप अंदर नहीं जा आगे नहीं जा सकते, तो यहाँ से आपको पैदल ही हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अब उस रावी के पुल के ऊपर कोई पुल नहीं था, एक रेलवे लाइन ही थी, इसलिए उधर से जाना। दूसरा ये था कि लोग सारे उतर गए, उसमें से एक को तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही वो जब उसने लोगों के इधर उधर वो थोड़ा जो ट्रेन थी वो जैसे एक थोड़ी ऊंचाई पर थी, तो ऊंचाई पर जब दाएं और बाएं देखा तो गन्ने के खेतों के बीच में उनको वो तलवार या भाले जो थे वो चमकते हुए नजर आए। शाम का तकरीबन समय था 6-7 बजे का, तो वो उनको नजर आए तो 1-2 आदमी तो हार्ट फेल ही जिसको बोलते हैं वो वहीं हो गए, बाकी जो थी वो अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। उन लोगों ने भी जो हमें मारने के लिए आए हुए थे उन्होंने भी खूब मतलब ये नहीं उन्होंने वेट किया कि भाई किसी के हाथ में से अगर कंगन उतारना है तो वो बाजू काट देते थे, कंगन उतारने की पे टाइम नहीं उनके पास, जैसे समय नहीं है। कान में से बाली उतारनी है तो कान काट दिया। तो ये पर्टिकुलरली यंग लेडीज या औरतें जो भाग नहीं सकती थी उनके साथ हुआ। हम लोग जो थे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं, हमारे पास कुछ लूटने के लिए भी नहीं था, तो हम एक तरफ जिधर लोग भाग रहे थे हम भी भागते चले गए। उसी में हमारे मतलब हम घर के तकरीबन 6 लोग थे, हमारे अंकल भी थे, दो तीन अंकल भी थे, हमारी ग्रैंड मदर भी थी, दादा दादी भी थे, हमारे पिताजी थे, हमारी मदर थी। अच्छा, हमारे पिताजी वही मतलब जैसे ना उनको इतनी चोटें आई या कत्ल कर दिए गए कि बाद में हमें पता चला कि उनको कत्ल हो गए, क्योंकि वो इसलिए नहीं भाग सके कि जो यंगेस्ट हमारी सिस्टर थी जो थी वो हार्डली 1 महीने के आसपास की थी, इसलिए वो उसको ना तो फेंक सकते थे और ना उसको लेके भागना भी मुश्किल था, इसलिए वो उनके हाथों आ गए और वो मतलब नहीं आ पाए। और हमारी माता जी को इतनी चोटें आई कि उनको तो ऐसे लगता था कि शायद वो बचे ही नहीं, लेकिन हमारी किस्मत थी हमारे 5-6 भाइयों की जो उन्होंने मतलब पालना था, इसलिए वो बच गई और हम हिंदुस्तान में आ गए। अच्छा, हिंदुस्तान में जब आए तो हमने देखा कि एक आध, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि किसी के कान से बाली उतारनी है तो वो कान ही काटते, हाथ में से अगर चूड़ी निकालनी है तो चूड़ी काट दी और कुछ किया। तो हम तो बच्चे थे इसलिए भागते गए, जो हमें नज़र आया हम देख के गए। आगे पहुंचने से पहले हमने एक आध केस ऐसा भी देखा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उन्होंने बच्चे को वहाँ जन्म दिया और लोग अपना इतने वो मतलब बिना कपड़ों के बैठी थी कि लोग जाते हुए कोई अपनी कमीज उतार के उसकी तरफ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो हम हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो हम वहाँ पर क्योंकि भूखे नंगे थे तो हमें बोला गया कि भाई हाथ खड़े करके दोनों हाथों में कोई चने कोई गुड़ दे जाया करता था। तो वहाँ पर हम एक दिन वेट ये करते रहे कि शायद कोई हमारा रिश्तेदार जो है भूला भट्टा जो है वो जख्मी हालत में या वैसे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाए, लेकिन 1-2 दिन तक कोई नहीं आया। इतनी मीन टाइम जो हमारी मेरे से छोटी जो सिस्टर थी उसका नाम था संतोष, तो वो संतोष जो थी उसको घाव इतने गहरे थे कि वो एक दिन वो चल बसी। तो वहाँ पर कोई उसको दफनाने का या उसको करने का कोई सामान नहीं था, तो हमने पेड़ों के पत्ते और कुछ टालियाँ इकट्ठी करके और उनका वहीं संस्कार सड़क के किनारे पर ही उनका संस्कार कर दिया। इन दी मीन टाइम उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद हिंदुस्तान में जब ये खबर पहुंची तो उसमें से हमारे जो कोई एक रिश्तेदार जो थे 1-2 आए हुए थे, तो वो भी हमें ढूंढते हुए वहाँ पर डेरा बाबा नानक जहाँ पर हम थे वहाँ पर आ गए। वो हमें वहाँ से लेकर वो अमृतसर के पास एक गांव है, उसका नाम है अमृतसर के पास गांव है, तो उस गांव में वो रहते थे, तो वो वहाँ ले गए।
तो कुछ दिन हमें वहाँ रखे, उसके बाद जो और हमारे रिश्तेदार थे वो ले गए। अब उसके बाद अब आपको क्या बताएं कि उसके बाद हमारी जो स्थिति थी, क्योंकि हम घर के जो थे सदस्य माता जी को मिलाकर हम कम से कम 6 थे। तो अब 6 आदमियों को जो सारे ही बिना पैसे के या बिना कपड़ों के या बिना किसी चीज़ के आए थे, तो किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो हमें सपोर्ट कर सके। कोई महीने के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए वो हमें सपोर्ट करता था, फिर हमें किसी और के पास भेज देते थे, क्योंकि घर में सब कोई और था नहीं कमाने वाला, इसलिए हमारा कुछ दिन तक ऐसे चला। फिर उसके बाद हमारे जो बड़े भाई थे वो मेरे से 2 साल बड़े थे, तो जब वो मतलब 13-14 साल के हुए तो उनको छोटे मोटे कामों में लगा दिया। पढ़ाई तो उन्होंने नहीं की, छोटे मोटे कामों में लगा दिया। लेकिन हमारी माता जी की इच्छा ये थी कि किसी तरह ना हम बाकी जो भाई हैं वो पढ़ लिख जाएं, तो इसलिए मुझे उन्होंने हमारे एक चाचा जी थे उनके साथ भेज दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, कम से कम तू तो पढ़ जा। तो जब मैं उनके पास रहा, उसमें भी मुझे 10वीं पास करने में कम से कम 4 स्टेशन, जैसे जलंधर, बठिंडा, उधमपुर, बटाला और हाँ, ये 4-5 स्टेशनों के ऊपर साल 2-2 साल में पढ़ा। और उसके बाद मैं समझ लो कि 10वीं पास करने के बाद उन्होंने मुझे बटाला से कह दिया कि भाई ठीक है, अब तुम अपना जाओ और अपना माता पिता की हो गए। यहाँ आने के बाद मैंने घर की मतलब अपना संभालने की, घर का हिस्सा संभालने की कोशिश की। मेरी एब्सेंस में हमारे माता जी सिलाई करके बच्चों की मतलब थोड़ी बहुत जो खर्चे होते थे वो कर लिया करते थे, कोई इधर उधर से करके तो वो कर लेते थे। तो अब मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, तो मैं मैट्रिक करने के बाद छोटे भाई भी मैं चाहता था, तो छोटे भाई जो थे हमारे वो दोनों ने, एक ने तो ग्रेजुएशन कर लिया, एक ने नहीं किया। मैंने भी अपना ग्रेजुएट कर लिया था प्राइवेटली, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम 1957 में पहले मैंने पास किया, लेकिन उसमें टाइपिंग आवश्यक था तो वो मुझे आता नहीं था। उसके बाद दोबारा 62 में मैंने पास किया, तो फिर मुझे डिफेंस हेडक्वार्टर में नौकरी मिल गई। 30-40 साल तक मैंने डिफेंस हेडक्वार्टर में नौकरी की, और वहाँ पर मैं असिस्टेंट सिविलियन स्टाफ ऑफिसर रिटायर हुआ। और उसी दरमियान मुझे 15 अगस्त 1986 को मुझे मतलब चीफ की तरफ से कमेंडेशन भी दिया गया। तो इस तरह से मैं सेटल तो हो गया। फिर उसके बाद मतलब हाँ, तो उसके बाद में अपनी शादी के लिए भी तो हमारी हाँ, तो उसके बाद हमारी शादी भी हुई। तो शादी के बाद हमारे अभी हमारी जो वाइफ है वो अपना एक स्कूल टीचर थी, तो उसके साथ ईश्वर की कृपा से हम सेटल हो गए और ठीक हो गया। हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों एक ही मतलब ट्विन्स हैं, तो वो दोनों मैरिड हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं, और दोनों के बच्चे जो है वो MA हैं, और एक तो और ठीक सेटल है। और इसके बाद कुछ और नहीं चाहिए। आपने जिस तरह से इतनी भयावह यात्रा बताई पाकिस्तान से भारत तक, तो क्या उस पूरे अनुभव के बाद आपके दिमाग पर, जहन पर कितने समय तक, कितने सालों तक उसका असर आपने महसूस किया? नहीं, असर तो ऐसा है ना कि ये चीज़ें अब भी हमें जब याद आती हैं तो आंसू आ जाती हैं। अभी आपने इस बात को छेड़ दिया तो मतलब दुखी रख को आपने छेड़ दिया कि वो बातें जो है कहने की बात हो रहा है, महसूस करने की बातें और होती है। तो जब हम उस बात को महसूस करते हैं, सीरियसली लेते हैं, तो हमने अपनी लाइफ कैसे बताई ये हमें मालूम है। हमारी माँ ने कितनी सेक्रीफाइस की हमें बड़ा करने के लिए वो मालूम है। हमें पढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है बुरा काम करने के लिए किसी चाचा के पास 1 साल के लिए, किसी मामा के पास 6 महीने के लिए, किसी के पास 2 साल के लिए, ऐसे करके तो हमने किया, क्योंकि हमारी माता की इच्छा थी कि हम पढ़ जाएं। तो हम पढ़ भी गए, हमारे भाई भी पढ़ गए, और ईश्वर की कृपा से अब मतलब हैं आप भी सेटल हैं।
और अभी मैंने जैसे बता दिया आपको कि हमारे हाँ संघर्ष आपको सफलता की ओर ले गया, ये तो बहुत ही अद्भुत। हाँ संघर्ष तो करना, हाँ संघर्ष तो अभी भी कर रहे हैं। हाँ लाइफ तो संघर्ष तो लाइफ का एक नाम है, अब भी संघर्ष कर रहे हैं। तो वो बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसली मैंने आपको वो और नहीं बताई हैं कि क्या क्या हुआ गाँव में। तो मैंने आपको बताया ना कि गाँव में तो रात को वो उसको जत्था बोलते थे। एक दिन रात को तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि जत्था आ गया, घर वालों ने बोल दिया कि भाई जत्था आ गया है, अपनी अपनी सेफ्टी कर रहे। तो हमारे जो एल्डर थे उन्होंने हमें घरों में बालकनी, आजकल तो उसको बालकनी बोलते हैं, हम उसको परछत्ती या कुछ बोला करते थे, छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा डाल देते थे। सबको जितनी लेडीज थी और बच्चे थे उनको उसमें डाल दिया, उनको बंद कर दिया और बाहर से तेल छिड़क दिया और बोला कि अगर वो हमला कर लेते हैं और कुछ हो जाता है तो हम इनको आग लगा देंगे और खुद लड़ मरेंगे। तो हालात तो यहाँ तक देखे हमने कि वो भी हालात हुआ नहीं, बच गए। लेकिन कहने का मतलब ये था कि घर वाले तो इस बात के लिए भी तैयार थे कि भाई अगर अब इतनी सेक्रीफाइस करनी पड़ी तो वो भी कर देंगे। अब कुछ मुझे ये जानना था कि जब ये विभाजन का परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी तो उसके पहले तो आपकी बहुत ही धुंधली यादें होंगी, फिर भी 4 या 5 साल के जब आप बच्चे रहे होंगे तो कैसा माहौल था पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में तो माहौल जो है, जो हमारी याद आज वो कहती है, वो ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं था क्योंकि लोग मिलजुल के ही रहते थे। और मुझे याद है कि हमारे पिताजी उन दिनों में 1939 में वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ लाइसेंस वगैरह, मतलब लाइसेंसिंग का सिस्टम हो गया था, कोटा सिस्टम हो गया था। तो हमारे पिताजी वो कोटा वगैरह की में भी वो थे, तो उन्होंने दुकानदारी करते थे और कोटा सिस्टम में लेते थे। तो हमें ऐसा कुछ 39 में जो पार्टी, हम पैदा हम 39 के हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि 39-44 तक जो लड़ाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें वो मतलब कोई ऐसी घर में हम ठीक थे, आप लोगों पे कोई ऐसा हाँ नहीं था? हाँ। और हमारे 2 अंकल जो थे वो आर्मी में थे। अभी मैंने जो संप्रदायवाद बोला जाता है तो उसका कोई असर नहीं था आसपास आपके आस पड़ोस में? उस वक्त हमारी याद में नहीं थी, हमारी याददाश्त में नहीं। तो आपके पड़ोसी कौन कौन हुआ करते थे? हमारे पड़ोसी तो नॉर्मली हिंदू ही थे। हाँ, और दुकानदार वगैरह? हाँ दुकानदारी करते थे, वहाँ शौकरा करते थे। किसानों को देते हैं ना जमीन, पैसा दे दिया, बीज के लिए पैसा दे दिया, फिर इकट्ठा कर लिया, किसानों से फसल ले लिया। तो ये शौकरा हमारे जो वो थे फादर या ग्रैंडफादर, वो शौकरा किया करते थे। हमारे 2 अंकल जो थे वो आर्मी में थे। वो मैंने आपको एक दफ़ा बोला नहीं है कि एक अंकल आर्मी में थे। तो वो हमें जब ये पार्टीशन हो रहा था, पाकिस्तान चल रही थी, तो उन्होंने किसी तरह एक आर्मी का जो ट्रक था वो लेके गांव में आ गए। गांव में लेके आ गए कि भाई अपनी फैमिली को मैं ले जाऊंगा। लेकिन जब वो फैमिली को लेके गांव में आ गए तो उन्होंने क्या किया, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गांव के जितने हिंदू परिवार थे, ब्राह्मण थे या दूसरे थे जो बनिए वगैरह थे, वो सारे आदमी इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने हमारे ग्रैंडफादर जो इवन वो एल्डर होने के बाद जैसे प्रधान से थे, तो उनको बोला कि भैया शाह जी आपके जाने के बाद तो हमें ये दिन में ही खा जाएंगे, रात की तो होने ही देंगे, तो इसलिए आप ऐसा मत करो कि कम से कम हो। फिर हमारे दादा ने ये फैसला किया कि भाई जितनी बहुएँ हैं और यंग लड़कियाँ हैं इस ट्रक में वही जाएगी। अच्छा, उसी ट्रक में हमारी 2 सिस्टर जो थी एल्डेस्ट, जिनका नाम निर्मला है और दूसरी का नाम कांता है। तो ये 2, क्योंकि वो भी 13-14 साल की थी, हमारे से एल्डेस्ट वही थी। हम टोटल भाई बहन तो 8 थे और 8 में से 2 तो पाकिस्तान में मारी गई और पिताजी मारे गए। अच्छा, बाकी रह गए 6। 6 में से हम जो हिंदुस्तान में आए तो वो हमारी एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर, क्योंकि वो इसी एज में थी, 13-14 साल के एज ग्रुप में थी, इसलिए वो भी उस ट्रक में आ गई। लेकिन वो ट्रक में कहाँ तक आए, तकरीबन 150 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे कि उनको वो वहाँ उन्होंने, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ उन्होंने छोड़ दिया। और वो रात को चलते थे और दिन में मतलब छिपते थे और वहीं
जौहर का नाले का पानी पीकर वो इस तरह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए, मतलब तो वो किसी तरह आ गए। तो बाकी हम जो थे हम इस तरह से गाड़ी से आए, लेकिन उसमें से दो आदमी, वो हमारे पिताजी, हमारी सिस्टर, 2 सिस्टर, और तीसरी का तो भाई हम बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो पिताजी के पास थी। पिताजी की हमें करीबन 2 महीने के बाद कंफर्म हुआ कि भाई उनकी डेथ हो गई है। उनके यहाँ से वो तलवार लगी थी और पेट तक, उनका पेट चीर दिया गया था और यहाँ तक थी, तो इसलिए उनको हमने मरे हुए मतलब देखा है, और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैं दोबारा से अपना वो प्रश्न दोहराऊंगी कि जब आप पाकिस्तान में छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के, तो उधर पे जब त्यौहार मनते थे या कोई भी सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें सभी लोग भागीदार रहते थे कि नहीं, वो इतनी तो ज़्यादा हमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसा देखा नहीं, क्योंकि हमारे कोई लड़ाई झगड़ा तो होता होगा तो बड़ों का होता होगा, हमारे बच्चों का कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं था। अच्छा, एक जो वहाँ पे एक साझा चूल्हा और आग एक दूसरे के घर में देने वाला जो एक माहौल था, तो वहाँ पे उस वक्त हिंदू घरों में अपने था, और हिंदू हमारी आबादी बहुत ही काफ़ी थे, तो इसलिए हिंदू घरों में था। लेकिन जैसे ये जो मुसलमान परिवार थे, इनसे भी भाईचारा रहता था, मतलब विभाजन के पहले? अब जैसे मैंने आपको बताया ना मैडम कि हम 8 साल के, 7.5-8 साल के तो थे। अब गांव में आप वैसे भी देखो कि इतनी वो लिटरेसी ना होने की वजह से ना वो नहीं होता कि बच्चे खेल खाल के और मौलवी के पास गए पढ़ने के लिए। स्कूल बिल्डिंग होती नहीं थी, पेड़ के नीचे बिठाकर वो अपना पढ़ाया करते थे। हम अपने पिताजी से रोज़ एक उसको कैदा बोलते थे, वो कैदा ले जाया करते थे और आती दफा फाड़ के फेंक दिया करते थे, अगले दिन फिर और ले जाया करते थे। तो मतलब इस तरह का खेल में ही वो पढ़ाई थी, कुछ बहुत ज़्यादा वो सीरियसनेस थी नहीं। और गांव था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये तकरीबन इसमें पड़ता है फ्रंटियर के इलाके में पड़ता है, तो इसलिए वहाँ कुछ अच्छा गांव में जाने के कोई साधन नहीं थे, कोई रोड नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मेरी एक दफ़ा ये बाजू टूट गई तो मुझे चुविंदा थी एक जगह, चुविंदा, तो वहाँ पर हमारी मदर बहुत रोया करती थी, तो हमारे फादर लेके जाया करते थे। तो कन्वेंस कोई नहीं थी, हर एक घर में या जो इंतज़ाम होता था वो हॉर्स होता था, घोड़ा, या जो नहीं जा सकता था वो गधे के ऊपर जाए। तो मतलब कन्वेंस और कोई साइकिल तक नहीं हुआ करता था, कोई गांव में कोई पटरी वगैरह या कोई सड़क नहीं हुआ, जो तो हमारी याददाश्त है। अब होती होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने नहीं देखा, कुछ भी नहीं, हमारी याददाश्त। तो बाकी हमारा गांव बहुत बड़ा था, बहुत बड़े परिवार थे, हमारे ताऊ थे, हमारे चाचे थे, वो सारे के सारे वहाँ रहते थे, मिलते थे। अलग अलग व्यवसाय करते थे कि ज़्यादातर दुकानदार या आर्मी में थे? नहीं, कुछ जो जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदर में से तो आदमी थे, उनका व्यवसाय वो अपना कोई दुकानदारी हो गई है, चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ जो हिंदू लोग थे ना प्रेफरेबली, वहाँ कोई गांव में आप देखिए कि हो क्या सकता है, खेती के अलावा तो कोई होता नहीं सकता। एक जो होते हैं वो खेती की मदद करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं और उसे दूसरा खेती करके उसको बदले में दे देते हैं, आत्मनिर्भर गाँव आदमी देते हैं। अच्छा, और वहाँ अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो कुछ दो और उसके बदले में ले लो, पैसे का भी। अच्छा, ऐसा सिस्टम भी था? ऐसा भी सिस्टम था। तो मतलब वहाँ पे खेती होती थी, दुकानदार थे, और आर्मी में भी आपने बताया कि हाँ, अंकल हमारे थे। तो अब ये मुझे जानना था कि जब आपका कुछ हल्की सी अगर कोई याद हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे, कि जब ये विभाजन 1947 में निर्णय ले लिया गया, तो जो परिवार पलायन करने लगे, जैसे गांव का गांव ही पलायन करता रहा हो, तो कुछ परिवार में कुछ ऐसे चर्चा होती होगी कि हमें क्यों भागना चाहिए और हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो वही मैंने आपको बताया ना कि एक मामूली सी आपको मैं बात बताता हूँ कि हम जब सियालकोट कैंप में थे, तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सलवारें पहनते थे, आपने सलवार देखा कि नहीं, तो हमारे माता जी ने हमारी सलवारों में वो 100 रुपये के, उसमें 100 का नोट भी इतना बड़ा होता था, तो वो 100 रुपये के नोट जो थे ना, 4-4, 5 थे, हमारी सलवारों में सी दिए
कि भाई बच्चे अगर अलग हो जाएं हाँ। तो थोड़े बहुत ये हिंदुस्तान में चले जाएंगे। लेकिन क्या कारण पहले बोला गया कि हमें जाना है यहाँ से, मतलब वही मारकाट और नहीं, उसमें कोई कारण था ही नहीं, उसमें ये है कि आपको यहाँ से जाना है। अच्छा, किसने कहा ऐसा? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें तो जो था कि हमें जाना है। हमें जाना है। अच्छा। तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो गांव के गांव हम छत पर खड़े होकर देखते थे, कभी कोई गांव जल रहा है, कभी कोई गांव जल रहा है, और आवाज़ आती थी। और जैसे आजकल आप देखते हैं कि बरसात है, यही अगस्त का महीना था, तो अगस्त के महीने में चारों तरफ हल्की हल्की बूंदाबांदी हुआ करती थी, और हम डरते हुए रात को नीचे सोने की बजाय, कमरों में सोने की बजाय छत के ऊपर रात बिताया करते थे, तो कोई आगे हमें मारना जाए। और एक डर का साया चारों तरफ था। चारों तरफ। ये जो आपने अपनी बहन का बताया, और तो जो बच्चे और दिव्यांग लोग भी रहे होंगे, तो उनको किस तरह से लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया है, उनकी व्यवस्था कैसे की? तो बच्चे तो आप खुद ही थे और माता पिता, और बहुत छोटे छोटे जो नवजात रहे होंगे। वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे हमारा जो छोटा भाई था, वो उसको तो हम मतलब पकड़ के, जैसे हिंदुस्तान में थे, सुभाष था उसका नाम, तो वो 3 साल का था उस वक्त। अच्छा। लेकिन वो तो किसी तरह हमारे साथ आ गया, समझिए। लेकिन जो उससे छोटी लड़की थी, वो हमारे पिताजी उसको बचाने के लिए, भागने के लिए, ना तो वो भाग सके ना उसको बचा सके। बाकी तो हम अपनी फैमिली, हमारी ग्रैंड मदर थी, उसके भी भाला लगा। अच्छा, हमारे ग्रैंड फादर जो थे, वो अपना आराम से हुक्का चलाते हुए आ गए हिंदुस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। वो पता नहीं कैसे आ गए, हमने उनसे पूछा। और उसके बाद जब हम हिंदुस्तान में आ गए, तो हमारे दादा को इतना शौक लगा कि वो रात को सोते ही नहीं थे। एक दिन छत से गिर के मर गए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, क्योंकि हमारे पिताजी ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस उम्र में जो कर सकते थे, या जो हमारी याददाश्त है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एक तरह से आपका पूरा कुनबा जब भारत भी पहुंचा तो बहुत सारे सदमे में रहा होगा, आज भी वो आप कहते हैं कि वो यादें बरकरार हैं। नहीं, हमने अपने आप को सेटल तो कर लिया, लेकिन उस बात को नहीं। अब ये है कि हमारे बच्चों को इन बातों का नहीं मालूम है, क्योंकि वो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने देखा ही कुछ नहीं है। हम कभी बताते भी हैं तो वो सोचते हैं कि भाई ये कुछ हुआ हो बस। ये तो। और जहाँ तक ये है कि हम घर में वैसे ही पंजाबी बोलते हैं, और वैसे ही अपना है जहाँ तक है, लेकिन वो मिक्स तो हो ही जाता है। तो एक प्रश्न ये था कि आप लोग जो वहाँ चले तो सामान क्या लेकर चले? हाँ, मैं आपको बताऊँ ना, जो आसानी से जो मूवेबल था ना सामान का, तो ये है कि कोई बिस्तरे या कोई कपड़े तो लेके चल नहीं सकता था, क्योंकि हालात उसमें ये थी कि आप जो आसान से हाथ में पकड़ के कैरी कर सकती हो, या आपके पास जो कैश है, या जनरली औरतों के पास जो गहना होता है पहनने का, बस वही था। हम कोई मतलब यूटिलिटी आइटम जो थी वो नहीं लेके आए। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे था कि कुछ लोगों ने ऐसे भी थे, मतलब ये एक प्रश्न ही है कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने चुनाव किया कि हम नहीं जाएंगे, इस तरह से कठिनाइयाँ दिख रही थी पलायन, आपके नॉलेज में? ठीक है। और आपका कोई बाद में यहाँ आने पर आपको पता चला हो कि आपका कोई सगा संबंधी वहाँ पर रह गया था? नहीं, हमारे में ऐसा कोई हमारा कोई संबंधी वहाँ नहीं रहा। वो जो थे, मैंने आपको बताया, हमारी जो थी फैमिली बहुत सारे आ गए। तो अब मतलब वहाँ पे रहने वाले कभी कोई दिल्ली भी आपको नहीं मिले, या कोई पंजाब? नहीं मिले। हाँ, उधर पंजाब में जैसे पाकिस्तान से आए थे। अच्छा। मिले। उसके बाद तो हिंदुस्तान में कोई दिल्ली सेटल हो गया, कोई कहीं सेटल हो गया, कोई कहीं सेटल हो गया। आपके आपस में मुलाकात होती है? अभी नहीं होती, लेकिन शुरू के 20-30 साल तक होते रहे। अभी तो ये है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ कर दो, तो फिर वही फैमिली रह जाती है। फिर वो बच्चे जो है वो अपने इलाज वगैरह चलते हैं। फिर ऐसा है ना, फैमिली जैसे बड़ी होती है, अब किसी के पास कोई वो नहीं होता है। अब हमारा है, हम इस एज में अब अगर जाना चाहें तो हर जगह तो हम भी नहीं जा पाएंगे, अगर जब फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी तो एक बार मुझे दंगों के बारे में दोबारा से आपसे पूछना था कि ये जो दंगे थे, ये
कितनी दूर तक फैले थे, क्या तरीका था इनको करने का, और कितना मतलब आपकी बातों से तो समझ में आ रहा है कि आघात तो बहुत गहरा है, मतलब किसी के बचने की जो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, जो गारंटी ही नहीं थी कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। फिर भी कुछ और आप इसके विस्तार से अगर कुछ बता सके दंगों के बारे में कि किस तरह के थे, मतलब ऐसा आप जो जत्था बोल रहे हैं आता था। हाँ, उसको जत्थे का मतलब कुछ ग्रुप जो है ना, उसको अचानक पंजाबी से में बोलते थे 1947 के बाद ही आने ना, लगा, वो उससे पार्टीशन पहले से? नहीं, उससे पहले नहीं है। जब ये पार्टीशन डिक्लेयर हो गया और पार्टीशन में लोग जाने लगे, तो उस वक्त चारों तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को हम देखा करते थे, कभी किसी गांव में आग लगी है, किसी गांव में लगी है, सुबह खबर आती थी कि उस गांव में ये जत्था गया और उन्होंने लूटपाट तो की ये है। पर्टिकुलरली कौन लोग थे, मतलब मुसलमान। अच्छा मुसलमान, मतलब उनको असंतुष्ट थे पार्टीशन से, या वो चाहते थे कि सिर्फ नहीं नहीं, वो देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी जो थी वो डोमिनेटिंग थी, अब उनको मौका मिल गया डोमिनेट करने का। अच्छा, आप समझिए कि नहीं? तो वही आप मैं जानना चाहती थी कि पहले तो आप बताया कि कोई ऐसी वैमनस्व या एक ना दुश्मनी ऐसा, की कोई भी भावना देखिए हम नहीं लोग थी, छोटे अचानक थे, से इस इसलिए निर्णय के बाद इस तरह इसलिए से? उसके बारे में मुझे कोई है नहीं। मैं आपको बताऊं, हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। हो सकता है हमारे बुजुर्गों में या बड़ों में किसी किस्म का कोई वैमनस हो, किसी का लेना देना हो, जिसकी वजह से वो हो। तो जैसे हम बताते हैं कि हमारे जो दादा थे, हमारे साहूकारा करते थे। हाँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ईश्वरी कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर अच्छा। किसी चीज़ की खाने पीने की या रहने की या भैंसों की या वो जो आदमी सोचता है कि खेतों की, वो कोई कमी नहीं थी। मतलब अच्छे ठीक खाना पीना सब कुछ, कोई समस्या नहीं थी। बस ये भरा पूरा परिवार। बड़ा पूरा परिवार। अब मैं ये जानना चाहती थी कि कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था जो मदद के लिए सामने आई हो, आपकी कोई नहीं, knowledge में हो? वो मैं आपको बताता हूँ कि वो संस्थाओं के बारे में हमने यहाँ कुछ लोगों से भी सुना है, सब सुना है, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली जो खुद नोट किया है वो ये नोट किया है कि हमारे, क्योंकि घर में कोई ऐसा था नहीं जो इन संस्थाओं में जाकर अप्रोच करके और अपना हक के लिए या उसके लिए कोई अप्लाई। आजकल आप देखिए, घर में बैठे तो कोई कुछ नहीं करने के लिए आता, आपको जाना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे घर में कोई ऐसा था नहीं जो इस बात को प्रोसीड कर सके। अच्छा, हमारे जो अंकल थे उन्होंने कुछ प्रोसीड किया होगा, तो हो सकता है उन्होंने अपने लिए किया, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होने की वजह से हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली नहीं थी, अलग फैमिली थी। अंकल की फैमिली अलग थी और हमारी फैमिली अलग थी। हमारा जो व्यापार था, हमारा जो रहन सहन था, वो अपने लेवल, हमारे पिताजी के लेवल पर था। तो हमारे जब पिताजी नहीं थे, तो अब हमारे अंकल या दूसरे थे, उन्होंने कितना किया ये हमारी मदर को मालूम होता, और मदर को भी आज 15-20 साल हो गए, वो नहीं है, समझ गए कि नहीं? तो इसलिए इसके बारे में मैं कुछ भी कहने से नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, जानकारी में हाँ। नहीं है। अब मैं महिलाओं की बात करना चाह रही थी, हालांकि आपने अपनी बहनों के माध्यम से तो बहुत कुछ बताया, लेकिन ऐसा हमने सुना है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं अपहरण कर ली गई थी। तो ऐसी कोई महिलाएं जो बाद में मिल गई हों और फिर समाज ने उन्हें पुनः हमारी स्वीकृत दोनों किया हो? सिस्टर जो थी, 2 सिस्टर थी, तीसरी की मैंने आपको बताया कि उसकी डेथ हो गई थी, और चौथी हमारे फादर के साथ ही चली गई थी। वो दोनों हमारी बहनें जो थी, एक अभी दिल्ली में 90 से ऊपर है, क्योंकि एल्डर्स थी, अच्छा, अभी उसकी भी है? अभी नहीं, अभी करीबन 4-5 महीने में उसकी डेथ हुई। और उससे छोटी जो कांता है वो अभी जलंधर में है। उसके, हाँ, उसके बच्चे जो है वो बल्कि रिटायर हो चुके हैं, एक तो रिटायर हो चुका है और एक वो है, और अच्छे खासे ईश्वर की कृपा से ठीक है। मैंने तो सोचा था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैंने कहा उससे टेलीफोन पर बात करूं कि भाई तुझे कुछ मालूम हो तो मुझे बता। लेकिन फिर मैं, ये कल का दिन वैसे निकल गया, और फिर मैंने कॉन्टैक्ट, मैंने कहा उनको भी मालूम नहीं, क्योंकि शी इज़ आल्सो इल, वो आ नहीं पा रही। अभी हमारे कुछ इसकी डेथ हुई थी, अभी लास्ट वीक ही हुई है, मैंने इन्होंने बताया हुआ, मेरे छोटे भाई की डेथ हुई थी, तो वो नहीं आ पाई है, बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी। तो मैंने कहा अब उसको मैं क्या बोलूँगा, कि क्या ऐसी चीज़ें पूछूँगा क्या। मेरे से जो यंगर ब्रदर था, वो कुछ दिन, महीना 2 महीने बीमार रहा है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसकी डेथ हुई है। इसी वजह से इन्होंने बोला था कि भाई, मैंने कहा भाई इधर से निकलूँ, और पता नहीं ना कब से बुलाना आज, वो दिल्ली में ही रहते हैं वैसे तो। नहीं,
प्रश्नों का जवाब देने के लिए मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन भी होना चाहिए। तो मतलब आपकी जानकारी में वो अपहरण की गई हुई महिलाओं का आपके पास मतलब आपके नहीं, आप नहीं जानते? और आपको ये जो आपने जैसे बताया, मुझे ऐसा उत्तर खुद ही मिल गया कि आपको पार्टीशन के पहले हुए दंगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने पार्टीशन के दौरान ही दंगे दिए? हाँ, पार्टीशन के दौरान ही दंगे दिए, क्योंकि देखिए 39-44 तक तो लड़ाई। अब गांव में मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी फैमिली जो थी वो शाहूकार, आप समझ होंगे शाहूकार कौन होते हैं। अच्छा, तो वो क्योंकि हमारी फैमिली जो थी वो डोमिनेटिंग थी, इसलिए हमें नहीं याद है। हमें मालूम है कि हमारे एक चाचा थे देशराज, तो वो मतलब जैसे कहते हैं ना लठमार की तरह हुआ करते थे। तो इसलिए हम ये सोचते थे कि भाई वो आए हिंदुस्तान में रहे हैं, उनकी शादी भी हुई, सब कुछ हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी फैमिली वहाँ उस गांव में अपने हिसाब से वो ऐसी वीक नहीं थी। मतलब अगर बहुत ऊँचे नहीं रहे होंगे तो वीक भी नहीं थे। हमें नहीं लगता कि कोई और ऊँचा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ कि वो ठीक थे, कोई किसी किस्म की कोई नहीं थी। एक प्रश्न यहाँ पे हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या किसी मुसलमान परिवार ने आपको किस तरह की मदद की उन परिस्थितियों में? नहीं, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की मदद नहीं दी। मैं आपको बताऊं, जैसे हमने अपने मकानों को छोड़ा, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो हमारे दरवाजे के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा शाह जी चाबी दे दो, घर की चाबी दे दो। अच्छा, तो घर की चाबी उनको दे के और हम अपना आए। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सियालकोट कैंप में इस तरह से था जैसे ढोर जानवरों को रखते हैं और चारों तरफ से तारें रखते हैं, ना कोई शेल्टर है ना कोई दीवार है। 3-4 दिन तक हमें वहाँ रखा ना, मतलब फिर हमें उन्होंने कहा कि ट्रेन पर है, और उस ट्रेन में ही हमें बाद में किसी ने बताया कि हमें कत्ल करने के लिए 1-2 डब्बे उस ट्रेन में ही हमारे साथ चल रहे थे कि गाड़ी को खड़ी करके इनको कत्ल करेंगे। तो ये तो किस्मत की बात है, कितने हज़ारों आदमी। अभी कभी आप हिस्ट्री उठा के देखो, जिसड़ में जो गाड़ी काटी गई थी डेरा बाबा नानक की तरफ से आई थी, वो सबसे बहुत बड़ी गाड़ी थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसमें हम बच के आ गए। ये पता नहीं हमारी किस्मत थी या उन्होंने हमें टारगेट नहीं किया, उन्होंने उनको टारगेट किया जहाँ से वो मतलब कुछ ले सकते थे। जैसे लेडीज़ को पर्टिकुलरली टारगेट किया उन्होंने, क्योंकि ये हिंदू लेडीज़ का पर्टिकुलरली होता है कि ये सोना गहना वगैरह पहनने की शौकीन होती हैं, समझिए। अच्छा, फिर अगर वो बड़ी हैं तो वो उनके पास कैश भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने जो उन्हीं को टारगेट किया जिन लोगों से उनको कोई ज़्यादा उम्मीद थी। बाकी हम जो भाग के आ सकते थे बच्चे थे, तो बच्चों को इतना टारगेट नहीं किया। बच्चे जिस लाइन में चल रहे थे भाग के अपना चलते रहे। आपको कुछ ऐसी याद है किसी ने भी किसी तरह की कोई मदद की हो इस दौरान? तो कुछ ऐसे लोग तो रहते ही हैं जो थोड़ा बहुत मदद करते हैं। नहीं, यहाँ मैंने आपको बताया इंडिया में आने के बाद तो हमें कोई ख़ास मदद हमारे जो रिश्तेदारी थी उन्होंने की। हाँ, इतनी मदद मैं कह सकता हूँ कि हमारे फादर ने हमारी सिस्टर का जो रिश्ता तय किया था, वो जो जिन लोगों ने रिश्ता तय किया था वो बेदी फैमिली है, उन्होंने खुद आकर अमृतसर में मतलब तकरीबन महीने के नहीं बीता 15 दिन के अंदर खुद अप्रोच करके शादी की और अपने लेवल पर की, ताकि एक सिस्टर का बोझ कम हुआ जो एल्डेस्ट। तो ये ऐसी मदद जो थे करने वाले जो थे रिश्तेदार थे वो की उन्होंने। अच्छा, तो ये जो कैंप में आप लोगों का जिस तरह से जीवन था, वो कितने समय आपको कैंप में रहना पड़ा? 3-4 रोज बस, 4-5 दिन। उसके बाद आप रिश्तेदारों के पास जाते रहे? अच्छा, यहाँ पर दिल्ली में तो मैं आपको बताऊँ कि कहीं वो 3-4 रोज तक तो हमें वेट करते रहे कि भाई वहाँ जो पाकिस्तान से जैसे वो मारकाट हुई थी उसमें से कोई बचा आ जाए, और कुछ लोगों के आए भी, मतलब दूसरी तरफ से या खेतों की तरफ से, या जो गराए रावी जो है जेल उसमें गिर गए या कुछ भी हुआ, तो 3-4 दिन तो वेट किया। उसके बाद जो थे हमारे फूफा थे, वो काला बगाना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, काला बगाना है अमृतसर के पास एक गाँव है, तो वहाँ वो रहते थे, काम करते थे। उनको जब पता चला तो वो हमें लेके आए। तो ऐसे 2-4 दिन करके तो ये शुरू में हमारे मामा थे
मामा ने भी मतलब जितना कर सकते थे, क्योंकि मामा की अपनी फैमिली थी 5-6 आदमियों की, तो वो 5-6 आदमियों में, तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। आप समझ लो कि नहीं, कि अपनी फैमिली होने की वजह से वो जितना अफोर्ड कर सकते थे किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑलमोस्ट अंकल के पास ही रहा, क्यों, ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकते थे हमारी मदद, या स्कूल वगैरह भी नहीं थे जहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने कहा भी तुम उनके पास रहो। तो मैं 5-6 साल तक उन्हीं के साथ, मतलब ये था कि छुट्टियों में घर आ गए और जैसे हॉस्टल में चले गए। तो इतनी तो मदद, हमें किसी रिश्तेदार से कोई शिकायत भी नहीं है, क्यों कि सब ने जितना कर सकते थे किया। तो ये भारत सरकार जो उस वक्त थी, वो उसमें पुनर्वास में किस तरह का सहयोग किया? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि पुनर्वास के लिए हमने औरों से भी बहुत सुना है, लोगों को काफ़ी मदद भी मिली है, लोगों को मकान भी मिले हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा है, हमें कोई उसको करने के लिए कोई था नहीं, तो इसलिए हमारा नहीं हुआ। मेरी मतलब नॉलेज में कुछ नहीं। आपके व्यक्तिगत जीवन में उस तरह का पुनर्वास में कोई सहायता नहीं थी, जो कुछ किया आपने बिल्कुल निजी संघर्ष से? निजी संघर्ष से, क्योंकि हम जैसे कि आपको बोला कि हम अपने ही अंकल और डिपेंडेंट थे, जब बड़े हो गए तो औरों पर डिपेंडेंट थे, इसलिए हम अगर पर्सनली कुछ करते तो कुछ और बात थी, या ज़्यादा होती, या हमारे से कोई डिस्कस करने के लिए आता, या हमें कोई बोलता कि भाई इन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दो तुम्हारे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमें याद नहीं है। और हमारी मदर है नहीं, मदर से मैं पूछ लेता, आपको बता देता, क्योंकि इन चीज़ों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बड़ा इसमें सवाल बड़ा किसी के भी दिमाग में आएगा जब आप एक नए समाज में आए, क्योंकि आप पाकिस्तान के मूल निवासी थे, तो जब आप पंजाब आए, दिल्ली आए, तो वहाँ जो लोग पहले से रहते थे, तो उनसे आपका कैसे संबंध बने, या उन लोगों ने आपको किस तरह से लिया? जैसे एक दिल्ली में कॉन्सेप्ट है रिफ्यूजी कॉलोनी, तो इस जरा थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है, क्योंकि हम तो भारत के सभी नागरिक हैं, तो रिफ्यूजी शब्द सुन के थोड़ा सा आघात होता है। और मतलब आपका क्या अनुभव है जो मौजूदा समाज से? हमें क्योंकि उस वक्त जहाँ हम रहे हैं वो मेजॉरिटी में रिफ्यूजी ही रहे हैं। जैसे हम वहाँ से पाकिस्तान से आए, या इधर फिरोजपुर में रहे, या बटाला में रहे, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसमें आधे से ज़्यादा वहाँ की आबादी जो थी वो वैसी थी। अच्छा। तो इंडिया में भी हम आए, सभी विस्थापित थे। हाँ विस्थापित थे, इंडिया में भी आए, अमृतसर के एरिया में। तो हमारे आने के 2 महीने बाद तक ये हम देखा करते थे कुएं में लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। तो हालात जो थे पंजाब में तो पर्टिकुलरली, बाकी हिंदुस्तान तो इतना अफेक्टेड नहीं था, पंजाब पर्टिकुलरली अफेक्टेड था। तो पंजाब में तो बहुत हुआ, लेकिन हमारी इतना वो नहीं है। जैसे मैंने आपको समाज ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया, हम, और आपको कोई शिकायत नहीं है कि किसी ने दुर्व्यवहार या न किसी से कुछ। तो आपका जो भी खान पान, पोशाक जो आप लोग पाकिस्तान में पहनते रहे हैं, जो भी आपकी संस्कृति थी पाकिस्तान में, वो भारत आने पर कितनी बदली, या आप वो सारी बदल गई? ड्रेस वगैरह बदल गई। खान पीन तो वही है। अच्छा। खान पीन वही है, लेकिन जो अपीयरेंस के लिए आप गाँव का जो था खाना, जैसे मैंने आपको बताया, वो बदल गया। अब यहाँ फिर शहर में जो जाते हैं, यहाँ से भी जो गांव में शहर में आते हैं या नौकरी करते हैं, तो वो पैंट कमीज पहन लेते हैं। अच्छा। और मतलब आपके जो बाल बच्चे हैं, उन्होंने आपकी संस्कृति सीखी कि? हाँ, हमारे बच्चों से बहुत संस्कृति सीखी, बहुत। जैसे वहाँ के लोग गाने होंगे, हाँ बिल्कुल सही, नृत्य होंगे, तो आप लोग उसको अभी भी शादी विवाह में फॉलो करते हैं, त्योहारों में पंजाबी करते हैं? हाँ बिल्कुल। अब हम पंजाबी हैं, तो इसलिए हम पंजाबी करते हैं। हमारे घर में प्रेफरेंस बच्चे बेशक कम बोलते हैं। जो पाकिस्तान में आप लोग किया करते थे उसी तरह से? हम मैडम, मैंने वही बताया ना आपको, हम उतना याद है नहीं, जितना याद है उतना तो हम करते ही हैं, उससे ज़्यादा हमें याद ही नहीं है। तो संस्कृति तो कुछ आगे पीछे वही चल रही होगी अभी भी पंजाब? बिल्कुल वही है। हमारी मदर ने जो व्रत रखे, या मदर ने जो घर में किचन का सिस्टम रखा, वो हमारी जो वाइफ है या है, वो वही सारे सिस्टम कर रही है, कोई चीज़ नहीं है। तो आप वो सारे मतलब त्योहार वगैरह उसी तरह से मनाते हैं? उसी तरह से सारे रीति रिवाज निभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
तो आप लोगों का आपस में एक जो विस्थापित होके जो लोग आए उनमें कोई मतलब कोई जिसे कहते हैं ना सौहार्दपूर्ण एक अपने अलग समाज बनाया कि आप लोग अभी भी अलग अलग ही मतलब? नहीं, उन्हीं के साथ पता ही नहीं लगता। अब तो सारे चलो इतने साल हो गए, अब 70-80 साल में अब क्या दूसरे से अलग हो सकता है आदमी? तो आप लोगों का एक हाँ। हिंदुस्तान की जो एक यात्रा थी, हाँ, वो एक साथ अभी रही। मैडम 77 साल हो गए, 77 ईयर ऑलमोस्ट हो गए। तो अब इतने साल में भी आदमी अपने आप को वो उस चेंज में नहीं कर सकता, तो वो परेशानी होगा। तो मतलब अभी आप लोगों का वो उस तरह का संबंध जो लोग विस्थापित होके आए अच्छे से चलता है और आप लोग बिल्कुल ठीक चलता है, बहुत ही सबके साथ है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी मिसेज है, ये लाहौर की है, ये भी पंजाबी थे, अब ये लाहौर से आई। इनके जो अंकल थे उन्होंने RSS के थे, इन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में इनकी गोलियाँ निकली, जो गोलियाँ खा के आए थे उनके छर्रे वगैरह इन्होंने ये एरन अस्पताल, जिसको आजकल लैंडन जिसको बोलते हैं, एरन अस्पताल में उनका ऑपरेशन करवाए। तो अब उनकी भी तो है, अब दो फैमिलियाँ इकट्ठी हुई, दोनों फैमिलियों पे रीति रिवाज हैं, तो सारे वही हैं, वही है। तो आप मतलब अच्छी मतलब उसमें कोई मतलब रुकावट नहीं आई जो आप लोग वहाँ पर पाकिस्तान में जो संस्कृति रही उसको आप यहाँ तक नहीं, मतलब कोई रुकावट नहीं है, हमें तो नहीं हुई है, और हुई हो हम कह नहीं सकते। तो आपके बच्चों ने आपकी संस्कृति को वैसे ही अपनाया जैसे आप लोगों ने अपनाया? बिल्कुल, हमारे बच्चे, हमारे हैं 2 बच्चे, हमारे बच्चों के 2 बच्चे हैं, इसलिए ठीक है, हमारी फैमिली ठीक है, कुछ उसमें वो नहीं है। इस वार्तालाप का अंत तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी एक प्रश्न प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपको विभाजन को लेकर आप हमको क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब भारतीय विभाजन पे आपके कोई विचार हो कि ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? नहीं, विभाजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और बाकी ये है कि विभाजन हुआ है मजबूरी में, हमसे किसी से पूछ कर नहीं किया, या हमारी उन्होंने किसी ने कंसल्टेशन नहीं ली है, इसलिए इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। अब विभाजन हुआ है तो हमने अपने आप को उसमें कर लिया है, लेकिन अभी जैसे है, अभी भी मुझे गांव की याद आ जाती है, क्योंकि मेरे अभी वो है, अभी भी मेरी आँखों में पानी आ जाती है। तो ये तो है कि अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जो आदमी आया है, रहा है, तो उसको तो जब भी याद आएगी वो करते हैं। अब हमारे बच्चों को इन बातों की वो नहीं है, हो सकता है ये जो हमारे इतनी विचार हैं या हमारे जो हैं वो बच्चे नहीं इस बात को महसूस क्योंकि वो यहीं पैदा हुए, यहीं की सभ्यता में, यहीं में रच के, तो इसलिए हमें तो महसूस होता है। और हमारे यहाँ से जाने तक, ईश्वर के पास जाने तक हमें तो वो नहीं भूलेगा ना, हम तो अभी भी याद आता है कभी कभी कि भाई हम अपने गांव जाना चाहते हैं, अभी भी जाना चाहते हैं। हो सकता है गांव का वो सारा सिस्टम ही बदल गया हो, गांव ही ना रह गया हो, क्योंकि 70-80 साल में कच्चे मकानों की तो कोई वैल्यू नहीं है। पक्के मकान 30-35 साल में ख़राब हो जाते हैं, तो 75 साल में तो हो सकता है गाँव ही चेंज हो गया। अब ये है कि हमें अपने गांव में किसी किस्म की कोई नहीं थी, ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया था और बड़े मौज थे। फैमिली जितने रिश्तेदार थे सब बड़े प्रसन्न थे, और अचानक जाना पड़ गया, मतलब जैसे पार्टीशन अनाउंस हुआ तो ठीक है। तो भारत के विभाजन को लेकर जो मेरी जनरेशन में या मेरे बाद वाली जनरेशन में जो भी एक दर्दनाक छवि थी, आपसे बात करके ऐसा लगा कि वो दर्द तक पहुंचना बहुत अभी भी मुश्किल है, क्योंकि ये इस तरह की कहानी है जो हम पहले कभी आप जिसे हम आपसे अगर साक्षात्कार ना करते तो हमें शायद उसका उतना जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वो एक जो मुसलमान जो था, कोई भी कह लो, वो एक औरत को मार रहा था, उसके हाथ काट रहा था उसकी दंगल उतारने के लिए, और मैं भागता भागता खड़ा हो गया, और इतनी देर में मेरे अंकल आए और मुझे घसीटते हुए ले गए। तो तू चल, तू क्या खड़ा है, क्योंकि मैं बच्चा था उस वक्त, मुझे अभी तक याद है, और मुझे औरत का चेहरा आज 75 साल के बाद ही नजर आता है कि किस तरह से वो खड़ी थी और वो उसको कत्ल कर रहा था। कत्ल का मतलब ये था कि उसको काट रहा था।
तो ऐसी चीज़ें जो है ना, अब मैं कह सकता हूँ, हो सकता है पूरी तरह से ना एक्सप्लेन कर सकूँ, और हमारे बच्चों को तो इन बातों का मालूम ही नहीं। और ये सारी यादें जो हैं, ये जो व्यूज़ हैं या देखा हुआ है, ये तो मेरे साथ ही जाएगा ना। हाँ, ये तो आंखों देखा हाल है जो हमारे लिए दुर्लभ था। हाँ, तो ये तो मेरे साथ ही जाएगा। मैंने देखा है, कत्ल होते हुए देखा है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक लेडी ने जन्म दिया बच्चे को, और वो बिल्कुल पुल के पास ऐसे पड़ी हुई थी, कुछ लोगों से नहीं देखा गया, किसी ने अपनी शर्ट उतार के उसको ऊपर फेंक दी। जो वैसे ही उनके पास कुछ नहीं था, भागते हुए आदमी के पास क्या होगा, लेकिन ये था कि ऐसे ऐसे भी हालात थे। अब वो बचे या मरे या क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हालात तो ऐसे थे ना। अब जैसे हमारी सिस्टर की डेथ हुई, हमने पत्ते, वर्चुअली पत्ते इकट्ठे करके, सड़क से पत्ते इकट्ठे करके, टानियाँ इकट्ठी करके सड़क के किनारे वो किसी से माचिस लेके उसको जला दिया। अब पूरी तरह से जली है कि नहीं जली है ये भी किसी को मालूम नहीं। तो वो चीज़ें जो हैं, जो आदमी ने झेली हैं, देखी हैं, तो वो तो आदमी नहीं बता सकता ना। वो दूसरा आदमी उस बात को समझ सकता है या नहीं समझ सकता, वो तो नहीं कह सकता। नहीं, मानवीय क्रूरता की ये चरम सीमाओं को आपने, हाँ, बहुत क्रूरता। हमने तो आपको बताया ना। अच्छा, फिर आपको याद है, आपने याद की बात की है, ये हो सकता है आउट ऑफ द प्लेस हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लाजपत नगर में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की कंसी में उसकी थी, इलेक्शन में उसका कैंडिडेट थे। इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगी, सुनने वाली बात है, इलेक्शन में उसमें ड्यूटी लगी। तो हमें ऑफिस से साउथ ब्लॉक में मैं काम करता था, तो साउथ ब्लॉक से हमें वो हमारा सिस्टम दिखाने के लिए हमारा जो ग्रुप लीडर था, प्रिजाइडिंग अफसर था, वो ले गया। लेकिन थोड़ी सी मुझे ना साथ के कमरे में आवाज़ आई, तो मैं रुक गया, और मैं बहुत देर तक सोचता था। वो मुझे कहे चलो, मैंने कहा नहीं, इस कमरे से आवाज़ आई है, मैं देखना चाहता। उस कमरे में जाकर मैंने 50 साल के बाद उस लड़की को, ताया की लड़की को ही आवाज़ पहचानी। वो थोड़ा सा पाँव से चलती थी, पाँव में भरती थी। तो अब वही मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी की सेंसिटिविटी है वो तो नहीं मरती ना। अब 50 साल के बाद भी मैंने उसको पहचान लिया। उसके बाद मैं लाजपत नगर उनके घर पर भी गया हूँ, मिला भी हूँ। बाद में पूरी तरह से नहीं मेल मिलाप हो सका, लेकिन मैं तो सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ कि आप इतने साल के बाद भी एक आवाज़ जो सुनी हुई है, जो आपके साथ बचपन में वहाँ खेलती थी गाँव में, उसको आपने 50 साल के बाद भी सुन लिया और पहचान लिया। तो ये होता है ना, थोड़ा सा सेंसिटिविटी है हर आदमी की अपनी, किसी को तो हम क्या बता सकते। आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा है, और नहीं हो सकता है मैं पूरी तरह से ना आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि ये डॉक्टर साहब को, इनके साथ जब बात होती है तो हम बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। उसी वार्तालाप को मैं प्रेरणा लेके मैंने आपको इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। लगता है आपको हमारी बातें अच्छी लगी या नहीं? हमारे लिए तो आपने इतनी सारी जानकारी दी जो कि हमारे, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव को हम कहाँ से पढ़ेंगे, किताबों में व्यक्तिगत अनुभव नहीं लिखे जाते हैं। तो जो आपने हमें चीज़ें बताई वो हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा है मैडम कि आज देखिए मेरी उम्र जो है वो समझ लो 85 कंप्लीट करने के बाद 86 चल रही है, और मैं अभी भी अगर मुझे कहे ना कि आंखें बंद करके उधर अपने गांव में छोड़ दो तो मैं जा सकता। मतलब ये है कि इतनी यंग एज में छोड़े हुए भी, क्योंकि ये बातें जो है ना हमारे अंदर घूमती रहती हैं, मरती नहीं है। यही एक पीड़ा है जो बहुत ही, हाँ, अगर आदमी हो सकता है हम कल की बात भूल गए हों, लेकिन ये बातें नहीं भूल पाते। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि हम इन सभी बातों को एक रिकॉर्ड करने वाली जनरेशन नहीं हो सकता मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, मतलब ब्रीफ में, डिटेल में नहीं जाने की कोशिश की है, ताकि आपको अपना जो टाइम है वो कैसा सूट के उसको काट करना चाहें तो कर लो उसको।
बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आपसे नहीं, धन्यवाद नहीं कहना, वार्तालाप मेरा आपका धन्यवाद है। आपने मुझे सब कुछ याद दिला दी, पुरानी बातें याद कर दी, क्योंकि हमें भी कोई सुनने के लिए चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत आपको ज़रूरी है। बताऊँ, हाँ ये दर्द आज तक हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। हाँ। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम आप जैसे जो लोग अब थोड़ी ही सीमित यादों के साथ बचे हैं, उनको हम उनसे उनके अनुभव जानकर एक आर्काइव नहीं, मैं आपको सच कहता हूँ, जब डॉक्टर साहब ने बोला ना, मैं बड़ा अपने आप को अफसोस कर रहा था। मैंने कहा यार मेरी बड़ी सिस्टर चली गई है, मेरे बड़े भाई चले गए हैं, उनसे मैं कुछ डेटे वगैरह करके बात करके पूछ सकता हूँ, क्योंकि हमने इस टॉपिक पर बल्कि कोशिश ही नहीं करते थे कि इसको भूल जाओ, बंद, जैसे किसी चीज़ को ना कि ठप कर दो, क्योंकि उससे तकलीफ होती थी। इससे किसी से हम डिटेल में किसी से बात तक नहीं किया कर आपस में इस टॉपिक पर, क्योंकि उससे तकलीफ होती है। जैसे वो कहते हैं ना, जख्म को खरीदने वाली बात होती है। नहीं तो फिर जब डॉक्टर साहब ने बोला ना कि आपके साथ बात करनी है, तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा अगर ये पहले बात होती तो मेरे घर में जो बड़े थे मैं उनसे पूछता, अब किसी और से तो नहीं हो सकता ना। मेरी बड़ी सिस्टर है जो मेरे साथ सारी उम्र रही है, जो मेरा बड़ा भाई था, उससे बड़े भाई की भी डेथ मैंने आपको बताया ना इसी साल की है, तकरीबन 6 महीने पहले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी एज में नहीं है, ईश्वर की कृपा से कोई बीमार भी नहीं हुए, अपना अच्छी तरह से पीसफुली, वो करीबन 88 ईयर्स के हो गए, 87 88 में, तो ठीक है, रीजनेबल बच्चे उनके काम कर रहे हैं, सेटल्ड है सब कुछ, और खुश थे वो भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात इसलिए भी नहीं करते थे कि भाई ये हम खरीदने वाली बात, नहीं तो बातें तो और भी, जैसे हमारी मदर होती तो मदर तो सारी बताते हैं, बल्कि वो डेट तक बता देती, या जैसे जो आपने सवाल किए कि लोगों के साथ हमारा वो, तो हमें क्या पता, हम तो बच्चे थे, उनके साथ हमारा कैसे लेन देन था, कैसे हमारा वो चलता था, वो तो हमें तो मतलब ही नहीं है। बच्चों को क्या मतलब होता है, खेल कूद अपना, स्कूल गए, बात खत्म। उसके बावजूद इतना गहरा सदमा लगा कि आपको बहुत सी बातें याद हैं। बहुत तो याद है, लेकिन चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत कहो मुझे, मैं तो सोचता हूँ कि आपका धन्यवाद कि आपने, चलो। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी का, डायरेक्टर साउथ कैंपस और सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी का, और सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का, और सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति द्रिहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, एक बहुत ही भारत के वरिष्ठ नागरिक जिनका मूल निवास पाकिस्तान में था और जिन्होंने विभीषिका को झेला और यहाँ तक आज इस अपने जीवन के 8वें दशक में हमसे वार्तालाप किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन के रूप में गुरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस पूरी वार्तालाप को कैमरे में अपना सजोया है। धन्यवाद।